नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट पार्ट था इसका, जो इससे पहले पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और जो बच्चे पिछला पार्ट देख कर आए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो जब हम किसी चालक में से, मतलब चालक मतलब कि वो पदार्थ जिसमें से आपकी विद्युत धारा गुजर सकती है, जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, तो क्या होता है कि प्रतिरोध के कारण, कि उस पदार्थ में विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है ना, तो विद्युत धारा के प्रतिरोध के कारण वह चालक हमारा गर्म हो जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको कल बताई थी, वो क्या रहेगी? जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का कुछ भाग या फिर कुछ विद्युत ऊर्जा है, वो आपकी किस में परिवर्तित हो जाती है? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और वो हमारा चालक है गर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे कि जिसमें हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो आपको याद रखने हैं कि किन किन आपके यंत्रों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव मतलब लाभ नहीं होते, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अनेक दैनिक उपकरणों में उपयोगी होता है, परंतु कभी कभी इसके कारण समस्याएं भी हो सकती है, कि जैसे आपका तारों में विद्युत संचरण के कारण ऊर्जा का क्षय होना भी, ठीक है। तो आपके तार लगातार बिजली जाती है ना, तो उसमें आपकी विद्युत ऊर्जा की खपत होती है। विद्युत ऊर्जा आपकी इसमें है, आपको चाहिए विद्युत ऊर्जा। मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है आपका, जैसे आप कूलर चला रहे हैं, कूलर में तो आपको तापीय ऊर्जा नहीं चाहिए ना, ठीक है। तापीय ऊर्जा तो आपको बल्ब में चाहिए, हीटर में चाहिए, रोड में चाहिए, ठीक है। और आपको तापीय ऊर्जा भी किससे चाहिए? जो पदार्थ आप यूज कर रहे थे, अवयव बताया था ना आपका तापीय अवयव, उसको आपको गर्म होना चाहिए भी। बाकी तार आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रभाव के कारण हमारी बाकी तारें गर्म होती हैं। जो हमारी विद्युत ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा में लगातार बदलती रहती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमारी विद्युत ऊर्जा की हमें हानि होती है भी, ठीक है। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये तापीय प्रभाव जो लगातार होता रहता है, तो तारें इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो जलने लगती है भी। तो ये इसके क्या दुष्परिणाम है भी, ठीक है। उपकरणों में अति तापन मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना प्लग और सॉकेट को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। जिससे प्लास्टिक के घटक पिघल सकते हैं, तो वह आग भी लग जाती है भी। तो जैसे आपके गर्म होंगे ना वो, तो गर्म होने के कारण क्या होगा कि जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो आपका पिघल जाएगा। पिघल जाने के कारण जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो आपको मिल जाएंगे, और आपका शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब चिंगारी एक फटेगी। तो उसके कारण जो आसपास रखी चीज़ें वो आग पकड़ सकती हैं, तो इस कारण वहाँ से आग भी लग सकती है। घरेलू परिपथ में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए परिपथ में सुरक्षा युक्तियाँ लगाई जाती है। सुरक्षा युक्तियाँ मतलब कि आपका, कि जिसके कारण क्या हो, आपका शॉर्ट सर्किट ना हो। जैसे ही आपका अधिकतर तापन हो, तो उसके कारण क्या हो जाए कि आपका जो आपने युक्ति लगाई है वो आपके विद्युत परिपथ को काट देगा, जिसके कारण धारा का प्रवाह आपका रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको बताई है। घरेलू स्विच बोर्ड में अनावश्यक तापन प्रभाव से बचने के लिए ऐसे उपयुक्त तारों, प्लगों और सॉकेटों का उपयोग करना चाहिए जो निर्दिष्ट विद्युत धारा का वहन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसमें क्या बताया गया कि आप घर पे जब कोई भी सॉकेट लेके आते हैं, सॉकेट मतलब प्लग भी, ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप तार लगाते हैं, सॉकेट इसको बोला गया है अभी, ठीक है। इस प्रकार का आपको मिलेगा जहां में आपके यहाँ पे तार लगाते हैं, सॉकेट बोलते हैं। आपका बटन होता है अभी, ये फिर आपके तार होते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करते हैं, आपको सॉकेट लेके आना है और आपको इसमें चलाना कोई बाहरी युक्ति भी, मान लेते हैं आपको फ्रिज चलाना, आपको इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है, ठीक है। तो आप अगर इसको पहले आपको दुकानदार को बताना है कि मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चलाना हो, कितने वाट की पावर है, ठीक है। तो यदि आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मान लेते हैं कि आपका 250 वाट का है, और ये आप इस लोड का नहीं लेके आए, तो ये क्या होगा, जब ये 250 वाट इसमें से गुजरेगी ना आपकी, तो क्या होगा, ये आपका जल सकता है। इसी प्रकार वायर में भी आप, ठीक है,
कि वायर भी आपको इसकी क्षमता के अनुसार लेके आनी है कि जितनी आप उसमें से विद्युत धारा गुजारना चाहते हैं, तो उस लेवल की उसकी मोटाई है वो उस उतनी ही होनी चाहिए। आपको बता देना पहले आपको दुकानदार से, कोई भी चीज़ लेने से पहले। अगर इस प्रकार प्रयोग करेंगे तो कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आपके इंस्ट्रूमेंट आराम से चल जाएँगे भी। और आपके घरों में जलते भी होंगे, आज आपका सॉकेट जल गया, आज ये तार जल गई, वो किस कारण से जलता है कि आपकी ये जो लिमिट थी ये ज़्यादा थी और आपने वायर है वो हल्की लगा दी हुई। तो आगे से कभी भी लेके आओ तो उनको बता दे ज़रूर देना कि हमारा ये फ्रिज है इतने वाट का, ये चीज़ें हमें चलानी है, तो इस प्रकार का हमें सॉकेट चाहिए भी। घरेलू उपयोग के अतिरिक्त हम अब तक हमने विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव पढ़ा है ना, वो हमने पढ़ा है घरेलू उपयोग में। जैसे आपका हीटर में हो गया, आपका केतली में हो गया, रोड में हो गया, ठीक है? पानी गर्म करने वाली रोड में, तो इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन ये उद्योग में भी इसका अनुप्रयोग होता है अभी, कि उद्योग में भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए आपका इस्पात निर्माण उद्योग, जहाँ इस्पात का निर्माण हो, जहाँ एक विशेष रूप से अभिकल्पित उच्च तापमान भट्टी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु निर्मित एक परिबद्ध स्थान में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है भी। जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है भट्टी में, तो उसमें हम क्या है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ऊष्मा को उत्पन्न हम करते हैं भी। इसका उपयोग अनुपयोगी इस्पात को पिघलाने और पुनर्चक्रीकरण द्वारा उपयोग करने योग्य इस्पात में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? एक तो आपको भट्टी में पता चल गया। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं कि उपयोग अनुपयोगी इस्पात भी। अनुपयोगी उपयोगी होता जो हमारे काम का हो, अनुपयोगी जो हमारे काम का नहीं हो। तो उस इस्पात को हम पिघलाने के लिए उस भट्टी में पिघलाते हैं। पुनर्चक्रीकरण द्वारा उपयोग करने योग्य इस्पात में और उसका पुनर्चक्रण हम करते हैं भी। तो आप यहाँ तक याद रखिए भी, ठीक है? कि हम जो हमारा अनुपयोगी इस्पात है, उसको हम पिघलाने के लिए क्या करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। उससे क्या हम भट्टी में ऊष्मा प्राप्त करते हैं भी, ठीक है? फिर हम उस भट्टी में क्या करते हैं, जो आपका अनुपयोगी इस्पात है, उसका क्या कर लेते हैं हम, उसको हम पिघलाकर उपयोगी इस्पात में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको लगातार मैं बताते चल रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपका अध्याय में नहीं छोड़ रहा हूँ। आपसे एग्ज़ामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपने सही समझा ना लेसन को, तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएँगे भी, ठीक है? चाहकर भी आप आंसर गलत नहीं कर पाएँगे भी। अब हमारा एक चीज़ और स्टार्ट होती है अभी, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अब आपके लिए मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊँगा, जो आपको घर पर करके देखना है अभी, और सारी चीज़ें आपके घर में यूज़ हैं और आप उसको आसानी से करके देख सकते हैं। सेल और बैटरी जैसे विद्युत के सुहाय स्रोत अत्यंत सुविधाजनक और बहुपयोगी होते हैं अभी। इसने कहा कि विद्युत के जो स्रोत होते हैं ना, सेल और बैटरी, आपने सेल देखे होंगे और बैटरी आपने देखी होगी। जैसे आपकी चार्जिंग बैटरी होती है, छोटी छोटी बैटरी आती है आपकी, ठीक है? तो इसको बोलता है सुहाय स्रोत भी। तो हमारे पहले भी क्लास में आया था कि सुहाय स्रोत क्या होते हैं, कि वो स्रोत जिनको हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो आपके होते हैं सुहाय स्रोत। तो सेल और बैटरी आपके ऐसे ही विद्युत के स्रोत हैं, जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जेब में डाल के ले गए सेल को, तो आसानी से उसका प्रयोग कर लिया। तो ये क्या है, आपके सुहावे स्रोत हुए। ठीक है? ये बहुत सुविधाजनक एवं बहुउपयोगी होते हैं। इनका उपयोग करके हम छोटा लैंप दीप्त कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं, तार को गर्म कर सकते हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट हमने सेल की सहायता से करके देख लिए भी। हाँ, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि इन सेलों एवं बैटरियों के भीतर वह क्या है जो विद्युत उत्पन्न करता है? ये कहता है कि सेल और बैटरियों के भीतर वह क्या है जो आपका विद्युत उत्पन्न करता है अभी। इसके अंदर से लाइट कहाँ से आती है, सेल के अंदर से, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है? और बड़ा मज़ेदार आपका किस्सा है सेल को प्रयोग करने का भी। बैटरी से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? आइए हम अपना अध्ययन विद्युत सेलों के सबसे प्राचीन प्रकारों में से एक से आरंभ करते हैं, कि जो सबसे प्राचीन सेल था ना, सबसे पहला पुराना सेल, वो था आपका वोल्टीय सेल भी। क्या था? वोल्टीय सेल। सबसे पहले आप इसको थ्योरी पढ़ाऊँ या आपको डायग्राम दिखाऊँ मैं? ठीक है, डायग्राम दिखा देता हूँ, ताकि आपको पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू आ जाए और फिर आपको समझ में आ जाए क्या चीज़ें हो रही है अभी। ये एक्सपेरिमेंट है अभी। तो आपके क्या, ये आपके इलेक्ट्रोड हैं अभी। 2 आपके क्या हैं, इलेक्ट्रोड है, अलग-अलग आपके चालकों से ये बने हैं, ठीक है? अलग-अलग पदार्थों से दोनों बने हैं, लेकिन चालक पदार्थ आपके होने चाहिए भी, ठीक है?
अब क्या है, ये आपका विद्युत अपघटय बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटय। क्या चीज़ बनती है, कैसे बनती है, ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। अब आप बेसिक इसका ये याद रखिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जो चीज़ अब की चीज़ है ना, वो इस क्लास में याद कर लीजिए, आगे डिटेल से होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, इसमें 2 क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दोनों आपके क्या होते हैं, अलग-अलग पदार्थों से बने होते हैं। एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, धनात्मक और आपका ऋणात्मक। अब आपने एरो के निशान लगाने हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उल्टा होगा, ये आपको पता चलता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, विद्युत धारा का प्रवाह उसके उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर भी आप कोई बात नहीं, अगर बातें पहले हम बातें पढ़ चुके हैं लेकिन नहीं ध्यान, तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कांच का पात्र लेना है इस प्रकार का, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं। ये विद्युत अपघटय द्रव्य इसमें भरा हुआ है और हम इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, आपका एक बल्ब लगा देंगे और इस प्रकार संयोजी तार, आपको ये हमारे तार आते हैं ना, तो इनके द्वारा इनको कनेक्ट करना है। और ये आपका कांच का पात्र है। ये आपका जो वोल्टिक सेल है ना आपका, उसका क्या है, एक डायग्राम है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करेगा, क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें करनी है अभी। वोल्टीय सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जा सकता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, वोल्टिक सेल का दूसरा नाम बताइए, तो गैल्वेनिक सेल आपका वो होगा भी। जिसे चित्र 4.7 में दर्शाया गया है, इसमें कांच अथवा प्लास्टिक के पात्र में रखी भिन्न-भिन्न पदार्थों से निर्मित 2 धातु की छड़ें होती है भी। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक प्लास्टिक या कांच का पात्र ले लेना है और उसमें 2 छड़ लेनी है भी आपको, जो अलग-अलग पदार्थों से बनी हो। लोहे की, तांबे की ले लेना, ठीक है? अलग-अलग पदार्थों से बनी होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी धातुएँ होनी चाहिए, मतलब चालक आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है भी। और एक द्रव होता है जिसमें विद्युत अपघटय कहते हैं भी। इसके अंदर जो द्रव होता है ना, जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटय भी। विद्युत अपघटय क्या होता है, ठीक है? तो ये हम बताएँगे किस चीज़ का, कौन-सा द्रव्य आपको भरना है, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। विद्युत अपघटय कहते हैं धातु की छड़ें जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड को हिंदी में बोलते हैं विद्युतागर भी। क्या बोलते हैं? विद्युतागर। कहते हैं आंशिक रूप से विद्युत अपघटय में डूबी होती है। आंशिक रूप का मतलब होता है कि आपका ये पूरी नहीं डूबनी चाहिए भी। जो प्राय एक दुर्बल अम्ल अथवा लवण का विलयन होता है भी। ये किसका बनाता है? द्रव्य भी। ठीक है? तो ये किसका होता है, जो आपका विद्युत अपघटय होता है, या तो इसमें दुर्बल अम्ल होगा भी। दुर्बल अम्ल मतलब सॉरी, दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कि आपका अम्ल की मात्रा बहुत कम होगी, उसका ये घोल होगा भी, ठीक है? या फिर ये क्या होगा, लवण का होगा भी। लवण मतलब कि आप ले लीजिए कि नींबू का लवण तो आपका क्या होता है, नमक लवण होता है ना, नमक का आपका घोल ले लीजिए। दुर्बल अम्ल लेना है तो आपको खट्टे पदार्थ है, नींबू का रस ले लीजिए आप, थोड़ी-सी शिकंजी वगैरह टाइप इसको घोल लीजिए इस प्रकार से, वो आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल बन जाएगा। तो ये आपका विद्युत अपघटय आप तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब होता क्या है सर, आपने कहेंगे सारी चीज़ हमने कर दी भी, ठीक है? छड़ों और विद्युत अपघटय के मध्य रासायनिक अभिक्रिया विद्युत उत्पन्न करती है। अब इन दोनों के बीच में जो आपका छड़ें थी और ये विद्युत अपघटय क्या किसका विलयन लिया है? विलयन का मतलब घोल होता है अभी आपका। या तो दुर्बल अम्ल लीजिए, नींबू का ले लीजिए, नींबू का दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका, और अगर नमक का लेंगे तो आपका वो उसका लवण का हो जाएगा। तो कोई भी ले सकते हैं आप दोनों में से। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जब इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना होगा, ठीक है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएँगे, तो इस प्रकार से क्या इसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, क्या सर ये लगातार रासायनिक क्रिया होती जाएगी या कब तक होगी भी? ठीक है, जब परिपथ जुड़ा होता तो बाहरी परिपथ में विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है। समय के साथ विद्युत अपघटय में उपस्थित आवश्यक रसायन अभिक्रिया में उपयोग कर लिए जाते हैं और सेल कार्य बंद कर देता है भी। तो इसने कहा कि जब हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं ना इस सर्किट को भी, क्या होता है कि जब हम मान लेते हैं कि यहाँ में स्विच है अभी, क्या है यहाँ पर, स्विच है, ठीक है? जब ये हम इस परिपथ को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हैं,
तो क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये जो आपका विद्युत लंप है ना, ये आपका जल जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये दोनों तो लगातार रासायनिक अभिक्रिया करते रहेंगे, तो ये क्या लगातार जलता रहेगा? नहीं, इसमें कुछ रासायनिक उपस्थित है इन दोनों में भी, ठीक है। तो वो रसायन जब तक उपस्थित रहेंगे तब तक क्या होगा, ये विद्युत धारा इसमें बहती रहेगी। जब वो रासायनिक खत्म हो जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी बंद हो जाएगी और ये जो बल्ब है ये बंद हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह रुक जाएगी। आपको आगे समझ, मतलब ये जो सेल हमने बनाया था ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। आपको आगे बात समझ में? चलो ठीक है भी। ठीक है, कोई सेल जब विद्युत आपूर्ति करने योग्य नहीं रह जाता तो निष्क्रिय सेल कहा जाता है अभी। तो निष्क्रिय सेल किसे कहते हैं? जब कोई सेल आपका विद्युत धारा नहीं दे पाता है तो भी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय सेल बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय सेल बोलते हैं। आपको कई बार पूछ लेता है कि निष्क्रिय सेल क्या होता है, तो ये ध्यान रखना भी। विद्युत आपूर्ति करने योग्य नहीं रहता भी, मतलब वो विद्युत धारा आपको नहीं दे पाता भी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? निष्क्रिय सेल बोलते हैं। सक्रिय सेल जो आपको विद्युत आपूर्ति कर सकता है वो सेल आपका सक्रिय सेल कहलाएगा। तो विद्युत अपघटन का आपको डायग्राम बना देंगे, इसका वोल्टिक सेल का या गैल्वेनिक सेल का आप डायग्राम बना देना और बता देना क्या क्या चीजें इसमें होती है और विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। जब आपके ये इलेक्ट्रोड और जो आपका विलयन था आपका, चाहे दुर्बल अम्ल का लेना, चाहे आप सॉरी दुर्बल अम्ल का लेना, चाहे आप लवण का लेना, जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसके कारण क्या है, आपकी विद्युत धारा प्रभावित होती है। और विद्युत धारा, और ठीक है, और कुछ समय पश्चात क्या होगा कि जो सारे रसायन इसमें उपस्थित थे वो विद्युत जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें वो प्रयोग कर लिए जाते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है और रासायनिक अभिक्रिया रुकते ही जो आपकी विद्युत का प्रवाह भी रुक जाएगा और आपका ये सेल क्या हो जाएगा, निष्क्रिय सेल हो जाएगा, मतलब विद्युत आपूर्ति देना बंद कर देगा। ये सारी चीज आपकी है। मेन बात आपको जरूर लिखनी है कि जो इसमें विद्युत आपूर्ति किसके कारण होती है, विद्युत धारा का प्रवाह, जब आपके इलेक्ट्रोड और ये विलयन जिसको हम विद्युत अपघटय बोलते हैं, जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, विद्युत धारा बननी स्टार्ट हो गई। फिर ये बंद कब होगी? जब इसमें उपस्थित सभी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रयोग में ले लिए जाएंगे तो विद्युत धारा जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया वो रुक जाएगी। वो रुकते ही आपकी जो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह है वो भी रुक जाएगा। आपको आगे बात समझ में? ये तो था आपका वोल्टिक सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं भी। अब इसका आविष्कार देखते हैं कैसे हुआ था। ये आपकी मजेदार चीज है। जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसका आपका जो आविष्कार था, आशीर्वाद कह रहा हूँ सॉरी। तो कई बार क्या होता है कि एक डिजीज मान लीजिए वैसे कि आप शब्द कुछ बोलना चाहते हैं और आपके मुंह से निकल कुछ जाता है, कई बार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। ये स्टार्टिंग से ही मेरे साथ प्रॉब्लम रही है अभी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको मेंशन नहीं करेंगे और जो मैं चीज समझा रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब वोल्टिक या गैल्वेनिक सेलों का नामकरण दो इतावली वैज्ञानिक एलेसेंद्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी के नामों पर किया गया। दो आपके वैज्ञानिक थे। वोल्टिक है ना आपका, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं, तो वोल्टा और आपका गैल्वेनी ये इनके फर्स्ट नाम है और इसके सेकंड नाम जो खोज करता है ना तो उसके नाम पर ही क्या उस चीज का नाम रख दिया जाता है अभी। तो इन दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना आप, एलेसेंद्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी के नामों पर किया गया। 17वीं शताब्दी के अंत में गैल्वेनी ने देखा कि एक मृत मेंढक की टांग को दो भिन्न भिन्न धातु तांबे और लोहे से स्पर्श करने पर फड़क रही थी भी। तो उसने क्या किया, एक मृत मेंढक की टांगे थी भी, ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं। आप ध्यान से देखना एक बार, ये मेंढक बना दिया अभी, ये इसकी टांगे हैं अभी, कछुआ बन गया। ये तो क्या बन गया, कछुआ। कोई बात नहीं, आप इसे मेंढक बना, इसकी लोहे की इससे जुड़ी हुई थी आपकी, ठीक है। इसके कनेक्ट करने पर क्या हो रहा था, जब ये इसको कनेक्ट हो गया ना ऐसे ये, तो क्या हुआ कि ये टांगे हिलने लगी हुई ऐसे, क्या कर दी, टांगे इसकी हिलने लगी। मरा था ये नहीं कि 2-3 दिन पहले मरा हुआ था, ये जस्ट मरा था, उसके बाद इसने चेक किया था अभी, ठीक है। तो उसने शुरू में क्या सोचा अभी, तो उसने सोचा इसने कि मैं गैल्वेनी ने सोचा कि प्रयोग में मेंढक के टांग की मांसपेशियों के फड़कने के लिए आवश्यक विद्युत मेंढक से ही उत्पन्न हुई होगी। परंतु जो आपका गैल्वेनी ने सोचा कि सर जो ये मेंढक की टांग हिली ना, तो ये जो विद्युत हिली किस लिए कि इसे कोई ना कोई झटका मिला है। वो झटका कहाँ से आया, विद्युत का झटका कहाँ से आया, तो जो आपका
ये गैल्वेनी था ना, गैल्वेनी ने तो ये कहा कि जो विद्युत उत्पन्न हुई ना वो मेंढक से ही उत्पन्न हुई है। मेंढक के शरीर से ही क्या बनी है? बिजली बनी है, आपकी विद्युत धारा बनी है। लेकिन वोल्टा का विचार भिन्न था। उनका विश्वास था कि विद्युत धातुओं से उत्पन्न हुई है, न कि मेंढक से भी। तो वोल्टा ने कहा नहीं कि ये जो विद्युत उत्पन्न हुई है ये इन छड़ों से उत्पन्न हुई है, इससे नहीं हुई है अभी। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने जब मेंढक की टांग के स्थान पर नमक के पानी में भिगोए हुए कागज का उपयोग किया। अब उन्होंने क्या किया कि मेंढक को हटा दिया, उन्होंने क्या किया, नमक का कागज यहाँ पर प्रयोग किया। नमक का कागज आपको पता लग गया कि नमक क्या होता है? आपका लवण होता है, और लवण आपका विद्युत अपघटय का कार्य करता है। तब भी उन्हें विद्युत धारा प्राप्त हुई। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि यह धातुओं और द्रव का संयोजन था, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और इस प्रकार पहली बैटरी का आविष्कार हुआ भी। आपको आगे बात समझ में कि ये किससे हुआ? कि ये आपका मेंढक से नहीं हुआ था, ये आपका लवण और धातुओं का क्या था? मिश्रण था अभी, ठीक है? द्रव और आपका किसका? धातुओं का संयोजन था अभी, ठीक है? जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हुई थी। मेंढक की जगह उसने क्या लगाया? नमक में भिगोया हुआ कागज लगाया, मतलब आपका कौन सा लगा दिया? लवण विलयन आपका यूज किया था। मैंने बताया था ना, चाहे आप नमक का घोल ले लेना, आप चाहे आप उसका नींबू का शिकंजी ले लेना, वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका दुर्बल अमल का कार्य करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने खोज की थी भी, ठीक है? तो बस आप इसका आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखिए भी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा भी, ठीक है? और आपको वोल्टिक सेल कैसे बनता है ये आपको पता है कि एक पात्र लीजिए, उसमें आपको दुर्बल अमल या फिर लवण का विलयन लीजिए, उसको एक संयोजी तार द्वारा कनेक्ट कर दीजिए, और अब क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी, किसके बीच में? आपका विद्युत अपघटय और इलेक्ट्रोड के बीच में। और जब तक वो रासायनिक अभिक्रिया चलती रहेगी तब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा, और जब रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा? जो आपका विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है? ये चीज बस आप याद रखिए भी, ठीक है? अब हमें आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है अभी, ठीक है? आपको क्या करना, तो आपको क्या करना, आपके घर में इस प्रकार आपके घर में नींबू होंगे भाई, आपके घर में क्या होंगे? नींबू होंगे। इस प्रकार से आपको काट लेना है, या आपको छोटे-छोटे आपको पेच पार्ट्स लगा लेना है। आपको इस प्रकार तांबे के तार से आप क्या है इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है? और आपको ये एलईडी लेनी है अभी, ठीक है? एलईडी लेनी है। तो अब आपको देखना है कि इस प्रकार जोड़ के ये देखना है, क्या एलईडी जल रही है अभी? ये जो आपकी ये पिनें हैं ना, ये तो आपको किसका काम कर देंगी? ये आपका इलेक्ट्रोड का काम करेंगी भी। किसका काम करेंगी? इलेक्ट्रोड का काम। ये आपका एक हो गया सेल, वोल्टिक सेल। ये आपने लगातार जोड़ ली, वैसे में एक थी ना, तो ये आपने लगातार जोड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर एक बच्चे ने तो क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे की जलेगी, एक बच्चे की नहीं जलेगी भी। एक बच्चे की जलेगी एलईडी, एक बच्चे की नहीं जलेगी भी। आप कहेंगे सर क्यों नहीं जलेगी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है नींबू में, कौन सा नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या करना, यदि आपके ये नहीं जले ना, ये नहीं जले, तो इन दोनों कनेक्शनों को आप जैसे इस एक के साथ आपने ये जोड़ा है, एक के साथ ये जोड़ा है, कि मान लो नहीं जल रही है अभी, ठीक है? तो आप इनको इंटरचेंज कर लेना अभी। इसके साथ ये वायर जोड़ देना और इसके साथ ये वायर जोड़ देना, फिर आपकी जलने लगेगी एलईडी। तो आप बताइए, क्या आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे? ये आप वोल्टिक सेल बनाएँगे अभी, ठीक है? तो चलो मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ। 5 या 6 रसीले नींबू, सूखे हुए नींबू मत लेना, कभी को इसको फेंक दो, कोई दुकान वाला आप उसको उठा के ले आओ भी, ठीक है? आपको बिल्कुल रसीले नींबू लेने हैं, ठीक है? बाद में उसकी शिकंजी बना के पी जाना भी, ठीक है? तांबे का तार या पटिया, ठीक है? लोहे की कुछ कीलें लीजिए, इसके अतिरिक्त एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी और कुछ संयोजी तार लीजिए भी। तो क्या है, आपके कुछ संयोजी आपको तार लेने हैं, तांबे के तार, ये सारी चीज़ आसानी से आपके घर पर मिल जाएँगी। दर्शाए गए अनुसार, चित्र के अनुसार एक नींबू में तांबे का तार और लोहे की कील एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाइए। शेष नींबुओं के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए भी। तांबे के तारों और कीलों को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ दिए, मतलब आपको जो मैंने डायग्राम समझाया था उस अनुसार आपको जोड़ देना। पहले नींबू के तांबे के तार और अंतिम नींबू के तार को कील के मध्य संयोजन तारों का उपयोग करके एलईडी से जोड़ दी। जिसने कहा ये पहला नींबू है आपका, और ये लास्ट नींबू, इसका जोड़ना एलईडी से इसका, ठीक है? तो क्या एलईडी दीप्त होगी? दीप्त मतलब क्या, वो जलने लगेगी?
यदि एलईडी दीप्त नहीं होती तो इसके सिरों को उल्टा कर दीजिए। क्या अब एलईडी दीप्त होती है? क्योंकि आपको सिरों को उल्टा क्यों करना है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा एलईडी से तभी प्रवाहित हो सकती है जब एलईडी का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होवे, ठीक है? क्योंकि आपको एलईडी का मैंने बताया था ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बल्ब में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्ब में तो किसी के साथ कौन-सा जोड़ दीजिए। लेकिन एलईडी आपकी तभी जगेगी जब आपका धनात्मक के साथ धनात्मक सिरा जुड़ा होगा। नींबू वाले में आपको परफेक्ट पता नहीं कौन-सा धनात्मक है, तो एक बार हम जोड़ के देख लेंगे। जैसा हो सकता है कि पहली बार में धनात्मक के साथ धनात्मक जुड़ जाए, लेकिन ऐसा न हो तो आप उस तारों को चेंज कर लेना कि जब एलईडी का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होगा और एलईडी का ऋणात्मक सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा, तभी आपकी वो एलईडी जलेगी, दीप्त होगी भी। कॉमन सी बात है, हम पहले अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं। तो एक बार नहीं जले तो उसको दोबारा उसको बदल के देख लेना भी। ये देखिए, ये आपके नींबू हैं, ये आपकी लोहे की कील हो गई, ठीक है? नींबुओं से निर्मित विद्युत सेल, नींबू से निर्मित सेलों से बना परिपथ, ये आपका परिपथ है अभी, ठीक है? इस प्रकार से इसमें से तांबे का तार इस प्रकार से आपको करना है अभी। आपको आगे बात समझ में, अब तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट ये नहीं करना है अभी। इस कील से कई बच्चे का क्या गलती करेंगे, आपको इलेक्ट्रोड 2 थे ना, अब मैं बताता हूँ आप गलती क्या करेंगे। गलती आप ये करेंगे, कई बच्चे इस तार को डायरेक्ट इस लोहे वाले से जोड़ देंगे भी, ठीक है? जो तांबे का तार है ना आपका, इस प्रकार कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आपको गलती क्या करेंगे कि ये आपका नींबू है, मान लेते हैं एक तांबे का तार और यह लोहे की कील से। तांबे का तार आपको अलग यहाँ पे एक गड़ा होना चाहिए, ठीक है? तांबे का तार एक नींबू से 2 बार कनेक्ट होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या है आपका, कील के माध्यम से भी, एक कहाँ पर, कील के माध्यम से ऐसे, और एक इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, एक तांबे वाला और एक लोहे वाला, ठीक है? तो इसमें देखिए ये तांबे का तार आ गया, ये देखिए आपका समझ में आ रही है ना बात, कि ये आपका तांबे का तार है, ये आपका लोहे वाला, 2 इलेक्ट्रोड आपके ज़रूरी हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, नींबू विद्युत अपघटय का कार्य करेगा, दुर्बल अमल आपका ये होगा। ये वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल है, इससे अच्छा और आपको मैं क्या समझाऊँ भी, ठीक है? ठीक है। एक दीप्त हुई एलईडी इंगित करती है कि आपका सेल कार्य कर रहा है। इस सेल में धातु के इलेक्ट्रोड तांबे और तार लोहे की कीलें हैं। धातु के इलेक्ट्रोड कौन काम करेंगे? धातु के इलेक्ट्रोड का, जो तांबे के तार है और जो लोहे की कील है ना, धातु के इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। नींबू का रस विद्युत अपघटय है जो विद्युत चालन में सहायता करता है भी। तो जो नींबू का विद्युत अपघटय का काम कौन करेगा? नींबू का रस। आप नींबू के रस के स्थान पर लवणों के विलयन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप नींबू का रस नहीं आपके पास तो नमक का पानी ले लेना भी। क्या ले लेना? नमक का पानी ले लेना, नमक का घोल आप ले लेना भी। तो ये तो आपका लिक्विड सेल था, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जिसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं शुष्क सेल भी। वोल्टीय सेल बनाने के लिए धातु के सामान्य जोड़े हैं भी। सबसे पहले देखिए कि जो आपको वोल्टिक सेल बनाना, तो कौन कौन सी धातु का आप उपयोग करते हैं भी? तांबा या जस्ता, जस्ता या चांदी, एल्युमिनियम या तांबा, लोहा या तांबा, मैग्नीशियम या तांबा, सीसा या तांबा। तांबे जैसी कुछ धातुएं धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती हैं भी, और जस्ते जैसी कुछ अन्य धातुएं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती। जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तब आप प्रॉपर जानेंगे कौन सी धातु इलेक्ट्रोड है, कौन सी धातु आपकी पॉजिटिव के तौर पर काम करेगी, कौन सी धातु आपकी नेगेटिव के तौर पर काम करेगी, ऋणात्मक के तौर पर काम करेगी भी, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके रासायनिक गुणधर्मों के कारण है कि उसमें कुछ विशेषताएँ होती हैं धातु के कारण, उसके लिए वो धनात्मक के तौर पर काम करती है। कुछ में कुछ विशेषता होती है, उसके ऋणात्मक के तौर पर काम करती हैं। ये आप उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। अभी आपके काम का नहीं है, पढ़ाऊँगा तो भी आपको समझ में नहीं आएँगी, क्योंकि आपका दिमाग जब विकसित होगा, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाएँगे। चीज़ें क्लियर? आपको सिर्फ अब तक इतना समझ में आया है कि आपका वोल्टिक सेल आप कैसे बनाते हैं भी, और वोल्टिक सेल में विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के कारण। रासायनिक अभिक्रिया किस में होती है? आपकी इलेक्ट्रोडों में, और आपका जो द्रव है उसमें भी, विद्युत अपघटय में, जिसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत अपघटय में बोलते हैं भी। अब हम बात करते हैं शुष्क सेल की, कि तो इसमें लिक्विड था। आप कहेंगे सर जो हमारा ये सेल आता है तो इसमें लिक्विड तो होता ही नहीं, विद्युत अपघटय तो होता ही नहीं,
तो ये सेल कैसे बनता है इसके बारे में और थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं ये वाला सेल भी। वोल्टीय सेलों का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, परंतु दैनिक उपयोग हेतु ये सुविधाजनक नहीं है। इनके स्थान पर शुष्क सेल आज व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विद्युत सेलों में से एक है। इसने कहा कि जो इसका आविष्कार था ना वोल्टिक सेल का, ये शानदार था, बहुत काम की चीज था, लेकिन इतना ज्यादा सुविधाजनक नहीं था। इसके स्थान पे आगे हमारे शुष्क सेल जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, और आप इनका प्रयोग भी बहुत बार करते हैं भी। इन्हें शुष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विद्युत उपघटय द्रव के रूप में नहीं होता, अपितु गाढ़ नमलेयी के रूप में होता है भी। तो ये जो विद्युत उपघटय होता है ना, इसमें क्या है कि इसमें आपका जो विद्युत उपघटय वो द्रव के रूप में नहीं होता, वो गाढ़ी आपकी एक लेई के रूप में होता है भी, जो आपकी इस प्रकार से बहकर नहीं चलती। आप सेल को तोड़ के देखना, इसके आपको चारों तरफ एक लेई मिलेगी। ये किसका काम करती है? विद्युत अपघटय का। विद्युत उपघटय आपको मिल गया शुष्क सेल में। अब आपको क्या चाहिए? सर दो इलेक्ट्रोड कहाँ हैं? दो इलेक्ट्रोड और हो गए तो हमारा काम चल जाएगा। तो चलो भाई, चित्र 4.9 शुष्क सेल भी की संरचना दर्शाएगी। इसमें एक जस्ते का पात्र होता है जो ऋणात्मक सिरे की भांति कार्य करता है, और केंद्र में धातु की टोपी ढकी हुई कार्बन की छड़ धनात्मक सिरे की भांति कार्य करती है। कार्बन की छड़ लेई जैसे विद्युत अपघटय से गिरी होती हुई। अब आपको दोनों इलेक्ट्रोड में आपको बताता हूं भाई, ठीक है। तो इसमें आपका ऋणात्मक सिरे की भांति कार्य कौन करता है, मतलब ऋणात्मक जो इलेक्ट्रोड है उसका कार्य कौन करता है? इसमें एक जस्ते का पात्र होता है, ये जो ऊपर वाला खोल होता है ना, तो ये किसका काम करता है? आपके एक इलेक्ट्रोड का काम करता है भाई, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा ये इलेक्ट्रोड का काम आपका करता है। अब दूसरा इलेक्ट्रोड, तो इसने कहा और केंद्र में धातु की टोपी से ढकी हुई कार्बन की छड़ धनात्मक सिर, ये बीच वाली भी, ये बीच वाले क्या धनात्मक की तरह कार्य करती है। धनात्मक इलेक्ट्रोड आपका हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, आपके पास विद्युत अपघटय हो गया। अब तो इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी। कब होगी? जब आप इसमें से जब इसको कनेक्ट करेंगे ना, ऐसी लाइट नहीं देगा। जब आप इसके साथ कनेक्ट कर देना, कोई बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से, तभी इसमें, क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट होना जरूरी है ना, तो यहाँ ये इस प्रकार से लाइट देगा भी। अब ये शुष्क सेल है ना, इसकी एक कमी है भी, ये इसको हम एक बार प्रयोग में लाया जाने वाला सेल था, अर्थात एक बार प्रयोग के पश्चात इसका निस्तारण करना होता है भी। खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब पुनः आवेशनीय बैटरियों का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए तेजी से बढ़ रहा है, और फिर हमने बना दी पुनः आवेशनीय बैटरियां, मतलब रिचार्जिंग बैटरी, जो आपकी दोबारा चार्ज हो सके। ये आपका घड़ी वाला सेल होता है, ये आपका एक बार में होता है भी। तो ये आपका देखिए, ये विद्युत अपघटय हो गया, ये जस्ते का पात्र हो गया, ये कार्बन की छड़, ये धातु की टोपी, और जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपका शुष्क सेल होता है। आपको सेल में दो ही चीजें ढूंढनी होती है, आपको दो इलेक्ट्रोड और एक विद्युत अपघटय। उनमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपका क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है भी। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज जोड़ देते हैं ना, तो क्या होती है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका परिपथ भी तो कंप्लीट होना चाहिए। सेल जब ऐसे रखा हुआ तो परिपथ कंप्लीट कहाँ? ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। हमेशा आपका पॉजिटिव से क्या कनेक्ट होना चाहिए? नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आपका जब ये ऐसे रहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं होते। जब हम कोई चीज जोड़ते हैं ना तार के द्वारा, ये देखिए, यहाँ पे हमने तार जोड़ दिया, यहाँ पे तार जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने एलईडी भी लगा दी, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है आपका, इस प्रकार से कन्वर्ट होता है, ये नेगेटिव तक ट्रांसफर होने लगती है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है और हमें विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है। आपको लॉस बता दिया। इसका नुकसान क्या है कि एक ही बार इसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कि इसके स्थान पर हमने क्या है? पुनः आवेशित बैटरियों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, रिचार्जिंग वाली बैटरियों का भी, ठीक है। अब आपके ऐसे शुष्क सेल है ना, ये भी आपके इस पर डिजाइन में बना दिए गए हैं कि वो दोबारा से क्या हो जाए? आपके चार्ज हो जाए भी। पुनः आवेशित बैटरी अनेक बार पुनः आवेशित करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अभी आपसे पूछा जा सकता है पुनः आवेशित बैटरियां क्या होती हैं, जिनको हम दोबारा से क्या आवेशित कर सकते हैं। आवेशित करने का मतलब होता है कि चार्ज करना भी, ठीक है। यह अपव्यय को रोकता है, मतलब आपकी फिजूल खर्ची क्या होती है? कम होती है, और समय के साथ धन की भी बचत होती है। आपको बार बार नई बैटरी खरीद के नहीं लेके आनी पड़ती, उसी को आप चार्ज दोबारा करते रहते हैं, तो इसलिए आपको धन की बचत भी ये होती है भी। पुनः आवेशित बैटरियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब आपकी थ्योरी बच गई है, क्या बच गई? थ्योरी बच गई, समझाने वाली मैंने मोटी-मोटी चीज़ें आपको बता दी।
विभिन्न प्रकार की होती है जिनका उपयोग विभिन्न युक्तियों में किया जाता है, जैसे घड़ियों में, फ़ोन में उपयोग की जाने वाली बैटरी आपकी अलग होती हैं, सेलों में जो आपकी दीवार घड़ी में उसकी बैटरी आपकी अलग होती है, मोबाइल बैटरी आपकी अलग होती है, इन्वर्टर बैटरी आपकी अलग होती है। घड़ियों और फ़ोन में उपयोग की जाने वाली छोटी बैटरियाँ, लैपटॉप और टैबलेट में उपयोग की जाने वाली बैटरियाँ, इन्वर्टर और विद्युत चालित वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी आदि मतलब अलग-अलग प्रकार की बैटरियाँ होती हैं। तथापि पुनः आवेशित बैटरियाँ भी सदैव के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। इनके साथ भी अनेक बार आवेशित करने और उपयोग में लाने के पश्चात इन बैटरियों का धीरे-धीरे क्षरण होता है। इसने कहा कि इसका ये जो आपकी पुनः आवेशित बैटरियाँ, ये ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर इनको लगातार आप चार्ज करते रहे होंगे। इनकी भी एक समय सीमा है, उतनी बार इनको आवेशित करने के बाद या फिर से आपकी आवेशित नहीं होंगी। ठीक है? लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा बचत ज़रूर कर देती हैं अभी। ये आप खुद से पढ़ना अभी। लास्ट का टॉपिक है आपका होमवर्क का, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है अभी। 1 सोपान ऊपर मतलब जितना हमने पढ़ा उससे थोड़ा-सा ऊपर, चलो आपको बता ही देता हूँ अभी। वर्तमान में पुनः आवेशनीय बैटरियों में सबसे अधिक प्रयुक्त है बैटरी लिथियम आयन की बैटरी भी, ठीक है? लेके आना लिथियम आयन बैटरी बोलना अभी, जो लगभग उन सभी युक्तियों में पाई जाती है जिनमें बैटरी लगानी पड़ती है अभी, ठीक है? इन बैटरियों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी विशेष धातुआँ उपयोग में लाई जाती है अभी। इनका खनन और संसाधन विश्व के सीमित क्षेत्रों में होता है। इस कारण विभिन्न देश इनकी सुरक्षित आपूर्ति करने हेतु पुरानी बैटरियों की पुनर्चक्रण और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। सबसे ये है कि इन धातुओं को ना ये जो धातुएँ हैं ये आपकी विशेष देशों में पाई जाती है, इसलिए जो बाकी देश हैं जिनके पास नहीं है, तो इनका पुनर्चक्रण के लिए अलग-अलग प्रकार की युक्तियाँ ढूँढ रहे हैं कि हम पुरानी बैटरियों से नई किस बैटरी किस प्रकार से बना सकते हैं, किसी प्रकार से उन पदार्थों का दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। अगली बड़ी छलांग के रूप में वैज्ञानिक ठोस अवस्था बैटरियों पर काम कर रहे हैं, जिससे द्रव अथवा लेई जैसी विद्युत अपघटय को ठोस पदार्थों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ये भविष्य की बैटरी अधिक सुरक्षित, शीघ्रता से आविष्कृत होने वाली। अब क्या है, वैज्ञानिक एक काम पर लगे हुए हैं जिसमें वो क्या कर सकें कि जहां आपका द्रव आपका प्रयोग हो रहा था, जहां पे लेई आपका प्रयोग हो रहा था, उसकी जगह कोई ठोस पदार्थ अगर उन्हें यूज करने योग्य मिल गया ना, फिर आपकी बैटरियाँ बहुत ज़्यादा चलेंगी, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होंगी। ये चीज़ आपको बता रखी है, एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा अध्याय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे अध्याय नंबर 5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।